अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और इस लेक्चर में मैंने बात करनी है वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पर। वर्क डन आप कैसे निकाल सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से, तो इस लेक्चर में हमने इसको डिटेल से पढ़ना है। लेकिन अगर आपने पहला जो लेक्चर है वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर का वो आपने नहीं देखा तो उसको आप लाजमी देख लें। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम शुरू कर लेते हैं जी। वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आप कैसे निकाल सकते हैं जी। अगर आप फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना लें, अगर एक एक्सिस पे फोर्स रख लें और दूसरे एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रखें, तो आपको उस ग्राफ से क्या मिलेगा, वर्क डन मिल जाएगा। कैसे? इमेजिन आपके पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये आपके पास लेट्स सपोज वर्टिकल एक्सिस है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे आप फोर्स रखते हैं और आप इसका कोई भी ग्राफ बना लेते हैं, जो ग्राफ के अंदर एरिया आएगा वो आपको वर्क डन दे देगा। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वर्क डन। वर्क डन कहां से मिलता है? एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से मिलता है। अगर आप एक एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रख लें और दूसरे एक्सिस पे फोर्स रख लें, फिर इन दोनों का प्लॉट ले लें फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज, तो उन वैल्यूज के लिए जो आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ होगा, अंडर द कर्व होगा, वो आपको क्या देगा? वर्क डन देगा। तो यहां से आपको ये वर्क मिल जाएगा। अब आपके पास जो फोर्सेस हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। आइदर फोर्स आपके पास कांस्टेंट हो सकती है या फिर फोर्स आपके पास वेरिएबल हो सकती है। तो आप फोर्स अगर कांस्टेंट है तो उसके लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो उसको हमने पहले पार्ट में देखना है और दूसरे पार्ट में वेरिएबल फोर्स के लिए हमने इसको डिस्कस करना है। तो ये बात मैंने यहां पे इस तरह से लिखी है कि कंसिडर अ कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हिच डिस्प्लेसेस द बॉडी बाय डिस्प्लेसमेंट D, कि आप किसी एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स कौन सी है? कांस्टेंट फोर्स है। और उस कांस्टेंट फोर्स F की वजह से वो बॉडी क्या करती है? वो डिस्प्लेस होती है बाय सम डिस्प्लेसमेंट D, कि उसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अगर आप क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को किसी ग्राफ के ऊपर। अगर आप क्या करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं या ग्राफ कर लेते हैं, तो आपको एरिया अंडर द ग्राफ, द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स वर्क डन एज शोन इन ग्राफ। कि लेट्स सपोज ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है एंड वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास फोर्स है। फोर्स को आप न्यूटन्स में मेजर करेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट को आप मीटर में मेजर करेंगे। इमेजिन आपने एक फोर्स लगाई, लेट्स सपोज ये कोई भी एक फोर्स की वैल्यू है, F मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जो आपने इस बॉडी पे लगाया, जिसकी वजह से ये बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो ये देखें, इतनी कांस्टेंट फोर्स इस बॉडी पे मुसलसल लग रही है और उसकी वजह से ये बॉडी देखें इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है। ठीक है, ये इतनी अमाउंट ऑफ फोर्स, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 यूनिट फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट। तो अगर आप ये जो आपके पास ग्राफ आ रहा है इसके अंदर एरिया देखें कि ये कितना आ रहा है, तो देखें ये एक रेक्टेंगुलर एरिया आ रहा है। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं इस ग्राफ के अंदर, तो ये एरिया इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ यहाँ पे क्या आ रही है, देखें लेंथ को आप कह सकते हैं कि लेट्स सपोज OR आपके पास क्या है, लेंथ है, एंड OP आपके पास क्या है, विड्थ है। तो OP मल्टीप्लाई बाय OR, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, कीप इन माइंड। अब देखें OP क्या है। OP आपको नजर आ रहा है कि ये फोर्स है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। तो OP की जगह मैंने फोर्स रखा एंड OR क्या है जी, OR इसका डिस्प्लेसमेंट D आ रहा है, तो इसकी जगह मैंने डिस्प्लेसमेंट रखा। तो आप देखें F इंटू D आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आपको पता है कि ये वर्क डन के इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है ये किस चीज के इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क के इक्वल होता है। और ये कब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क होता है, जब आपके पास कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 1 हो जाए या थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन का कंप्लीट फॉर्मूला FD कॉस ऑफ थीटा होता है। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो वर्क डन क्या आ जाता है, वर्क डन F इंटू D आ जाता है। तो ये कब, कौन से केस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, जब आपके पास थीटा इज टेकन एज 0 डिग्री।
तो उसके बाद मैंने इस बात को यहाँ पे एक दफा फिर लिखा है कि अगर आपके पास थीटा 0 डिग्री नहीं होता तो इस ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी, ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। अगर 0 के अलावा वो कुछ और एंगल थीटा बना रहे हैं, देन प्लॉट इज टेकन बिटवीन एफ कॉस ऑफ थीटा एंड डी। फिर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में ग्राफ नहीं बनाएंगे, बल्कि एक साइड पे आप रखेंगे डी कॉस ऑफ थीटा। देखें यहां पे आपने क्या रखना है, उस सूरत में डी कॉस ऑफ थीटा रखना है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने डिस्प्लेसमेंट रखना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डी कॉस ऑफ थीटा की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है, और डी सॉरी इधर आपने डी नहीं बल्कि एफ कॉस ऑफ थीटा रखना है। यहाँ पे आपने एफ कॉस ऑफ थीटा वर्सेस डी आपने डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस ऑफ थीटा वर्सेस डी आपने ग्राफ बनाना है, जो कि आपको एफ डी कॉस ऑफ थीटा दे देगा, जिससे आपके पास वर्क डन आएगा फॉर एनी एंगल थीटा। तो क्या समरी है, अगर आपके पास एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अदर देन 0 डिग्री है, देन आपका जो ग्राफ होगा वो कौन सी दो चीजों के दरमियान में होगा, एफ कॉस ऑफ थीटा वर्सेस डी आपने ग्राफ लेना है, और इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो आपको क्या देगा, वर्क। और इन दोनों का ग्राफ क्या बनना है, देखें वर्क डन यहां से इक्वल होगा वर्टिकल एक्सिस पे, अब फोर्स एफ के बजाय एफ कॉस ऑफ थीटा होगा, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, जिससे आपको मिलता है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो जो कि आपके पास जनरल फॉर्मूला है फॉर वर्क डन, तो इससे आपको वर्क डन मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल फोर्स है, देन आप वर्क कैसे निकालेंगे। तो एक चीज का खास ख्याल रखना है कि ये जो फॉर्मूला है एफ डी कॉस ऑफ थीटा, ये वैलिड रहता है फॉर कांस्टेंट फोर्स ओनली। अगर फोर्स कांस्टेंट होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं वर्क के लिए, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। वेरिएबल फोर्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता। तो फिर उस सूरत में आप कैसे वर्क डन निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने यहां पे लिखा है कंसिडर अ वेरिएंट फोर्स एफ। कोई भी एक वेरिएंट फोर्स एफ एक्ट कर रही है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो कि डिस्प्लेस करेगी, डिस्प्लेसेस बॉडी बाय डिस्प्लेसमेंट डी, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं, जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। इट्स मीन आपके पास जो ग्राफ है उसमें फोर्स की बजाय एक एक्सिस पे आपने एफ कॉस ऑफ थीटा लेना है और दूसरे एक्सिस पे आपने डी ले लेना है। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में एंगल थीटा है। इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एफ कॉस ऑफ थीटा एंड डी, आपने क्या करना है, प्लॉट किन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान में बनाना है, एफ कॉस थीटा जो कि इफेक्टिव फोर्स है, और दूसरा जो आपके पास वेरिएबल होगा वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों के दरमियान में आपने ग्राफ बनाना है। अब देखें, लेट्स सपोज ये आपके पास एक वैरिइंग फोर्स इस पे एक्ट कर रही थी। ये कौन सी फोर्स है, एक वैरिइंग फोर्स एक्ट कर रही है। देखें आप यहाँ पे, तो पहले फोर्स की मैग्नीट्यूड ये है, आफ्टर सम टाइम मैग्नीट्यूड ये हो जाएगी, आफ्टर सम टाइम मैग्नीट्यूड ये है, फिर मैग्नीट्यूड ये है। तो देखें मुसलसल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ रही है, और ये कोई यूनिफॉर्म रेट से बढ़ भी नहीं रही। पहले देखें इसका जो फोर्स का इंक्रीज होने का रेट है वो विद द टाइम या विद द डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। तो इस मीन ये फोर्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक जैसे रेट से भी इसमें इंक्रीमेंट नहीं आ रहा। तो फिर उस सूरत में आप जो वर्क का फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा, इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको इस डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, इसको डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे कि, और हर एक पैच के अंदर जो फोर्स का कंपोनेंट है एफ कॉस ऑफ थीटा वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर आप हर एक पैच के लिए जो वर्क है वो निकालेंगे, फिर टोटल वर्क्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो ये बात मैंने यहां पे लिखी है, we have to divide the displacement into n number of small displacements, delta d1, delta d2, delta d3, delta dn। आप क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। डेल्टा d1, डेल्टा d2, डेल्टा d3, डेल्टा dn तक स्मॉल पैचेस में आपने इसको डिवाइड कर दिया।
उसके बाद क्या है, विद कॉरिस्पॉन्डिंग इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और दूसरी साइड पे आपके पास हर एक डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स बनेगा। लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 के लिए जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो है F1 cos थीटा 1, एंड डिस्प्लेसमेंट D2 के लिए जो इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स है F2 cos थीटा 2। याद रखिएगा F1 cos थीटा 1 डिस्प्लेसमेंट D1 की कॉज है, मतलब इस फोर्स की वजह से ये बॉडी इतना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, और इस फोर्स के कंपोनेंट की वजह से ये बॉडी डेल्टा D2 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, एंड F3 cos थीटा 3 की वजह से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D3 आ रहा है। इस तरह से करते करते Fn cos थीटा n की वजह से आपके पास डिस्प्लेसमेंट डेल्टा Dn आ रहा है। ठीक हो गया। विद इफेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग effective component of force is F1 cos theta 1, F2 cos theta 2, F3 cos theta 3, Fn cos theta n, such that each component of force remains constant। कि हर एक डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट के लिए जो each component of force है, जैसे ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, करते करते ये सारे कंपोनेंट हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अंदर इन्होंने क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। इन ईच डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट एज शोन इन फिगर। मतलब क्या है, ये आपके पास एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट डेल्टा D1 है, इसके लिए जो फोर्स का कंपोनेंट है वो तकरीबन देखें उसको आप यूनिफॉर्म ले सकते हैं। देखें इनिशियली इस फोर्स का कंपोनेंट क्या है, यहां तक है, फिर यहाँ पे इतना हो गया, तो हम इसको ऑन एवरेज इतना ले सकते हैं। तो देखें मैंने इसको क्या किया, इसका ये जो पोर्शन था इसको मैंने खुद से ऐड किया, यहां से इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट होगा, तो आप कह सकते हैं कि इस पूरी रीजन में ऑन एवरेज दिस अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है, जो कि ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। अगर आप इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी से वर्क फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट्स हैं इनको मजीद स्मॉल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको स्मॉल ले लिया कि इस तरह के ये जो फोर्स का कंपोनेंट है यहां से यहां तक, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट। देखें ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट, इसके लिए वर्क तकरीबन यहां से यहां तक का ये वर्क रह रहा है, सॉरी यहां से यहां तक का ये फोर्स का कंपोनेंट रह रहा है। फिर अगला जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है डेल्टा D2, उसके लिए जो फोर्स है वो यहां से लेकर यहां ये रेड लाइन तक इतनी फोर्स इस पे लग रही है। फिर डिस्प्लेसमेंट D3 के लिए फोर्स का यहां से लेकर यहां तक ये कंपोनेंट है जो कि इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए लग रहा है। फिर इस तरह से जो डेल्टा Dn है उसके लिए फोर्स का देखें एक यूनिफॉर्म, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मतलब पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए इतनी ही फोर्स लग रही है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हर एक जो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वहां पे फोर्स क्या रह रही है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट रह रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक वर्क निकालेंगे, यहां से दूसरा वर्क निकालेंगे, यहां से तीसरा वर्क निकालेंगे, डेल्टा W1, डेल्टा W2, डेल्टा W3, यहां से डेल्टा Wn आ जाएगा। फिर इन तमाम वर्क्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आएगा। तो मैं इस बोर्ड को यहां से थोड़ा सा रेज कर लेता हूं ताकि इसके आगे वाले स्टेप्स मैं यहां पे लिख पाऊं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना हुआ है जब ये बॉडी यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुई है बाय दिस वेरिएबल फोर्स। तो उसके लिए हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा, द टोटल वर्क इज sum of all the works। ठीक है, ये क्या होगा, जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा दैट इज वर्क डन टोटल इज इक्वल टू डेल्टा W1, पहले कंपोनेंट के लिए जो वर्क है यहां से यहां तक जो वर्क आ रहा है जो कि डेल्टा W1 है, प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा Wn आ जाएगा। तो ये तमाम वर्क्स का सम होगा टोटल वर्क। तो अब जरा देखें ग्राफ की मदद से आपको पता है वर्क कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये देखें यहां इस रीजन के अंदर आपके पास वर्क कितना आ रहा है, ये रीजन, तो ये आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि जो लेंथ है वो क्या है, F1 cos थीटा 1 इनटू डिस्प्लेसमेंट D1 है। इस तरह से डेल्टा W2 क्या है, इक्वल होगा F2 cos थीटा 2
इंटू डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट D2, बल्कि डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट को भी हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया, तो डेल्टा D1 और यहां पे आएगा डेल्टा D2 प्लस थर्ड के लिए क्या आएगा F3 cos थीटा 3 एंड डेल्टा D3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा WN के लिए क्या मिलेगा FN cos थीटा एंड डेल्टा DN आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें इसमें आप ये क्योंकि सारे स्केलर्स हैं तो इनको आप मल्टीप्लाई जिस मर्जी ऑर्डर में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसको आप समेशन के फॉर्म में लिखें तो ज्यादा बेहतर है। तो वर्क डन टोटल इक्वल होगा समेशन Fi cos थीटा I इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा DI होगा, और I कहां से स्टार्ट हो रहा है, I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रोचेस टू N आएगा। अब इसका ऑर्डर आप जो मर्जी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन टोटल इज इक्वल टू समेशन I starts from 1 approaches to N Fi डेल्टा DI cos थीटा I हो जाएगा। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा। तो देखें ये यहाँ पे जो वर्क है वो तमाम स्मॉल वर्क एलिमेंट के सम के इक्वल है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकाल सकते हैं। क्या हमेशा आपको इसी ऑर्डर में, क्या हमेशा आपको इसी तरह से स्मॉल पैचेस में वर्क निकालना होगा? तो सम केसेस में आपके पास जो ग्राफ है वो आपके पास कोई ऐसा ग्राफ भी बन सकता है जिसका आप बड़े आसानी से वर्क निकाल सकें। उसमें आपको देखें कोई इस तरह के स्मॉल पैचेस में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इमेजिन अगर आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ हो कि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और इधर आपके पास d cos ऑफ थीटा है और फोर्स एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही हो और उसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट d आपको मिल रहा हो, यहां से यहां तक ये d है और ये आपके पास देखें एक वेरिएबल फोर्स है। तो यहां पे आप अगर वर्क निकालना चाहें तो ये एक ट्राइंगुलर एरिया मिल रहा है आपको। तो इस ट्राइंगुलर एरिया का एरिया निकालना आपको बड़ा आसान होगा। एरिया इज इक्वल टू, देखें ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाएगी। यहां पे देखें बेस क्या है, बेस ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 1/2 डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू d आ गई और ये आपके पास जो मैक्सिमम फोर्स आपको मिली है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहां से जो वर्क निकालेंगे वो बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। और यहां पे याद रखिएगा ये f cos ऑफ थीटा d cos ऑफ थीटा नहीं है। तो इस तरह से आप इस तरह के रेगुलर फिगर के लिए आप अगर इसको स्मॉल पैचेस में ना भी डिवाइड करें तो आप यूजिंग दिस फार्मूला आप वर्क डन निकाल सकते हैं। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि वेरिएबल फोर्सेस की एग्जांपल क्या है। देखें अगर आप किसी भी एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, एक अगर हार्ड स्प्रिंग है उसको आप स्ट्रेच करते हैं तो इनिशियली उसको ऐसे स्ट्रेच करना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे उसको आप स्ट्रेच करते जाएंगे तो उसमें उसको मजीद स्ट्रेच करना मुश्किल होगा। तो वहां पे आपको जो फोर्स लगानी होगी उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आप उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिफॉर्म रेट से ज्यादा करना चाहते हैं। तो ये एक वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर कोई रॉकेट है वो अगर जमीन से लिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उस दौरान भी उस पे उसकी जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे एक्ट कर रही है, वो विद द हाइट वो चेंज होती जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो उस पे जो लगने वाली फोर्स है वो भी वेरिएबल है। तो इस तरह से आपके पास कुछ कांस्टेंट फोर्सेस भी हो सकती हैं, कुछ वेरिएबल फोर्सेस भी हो सकती हैं। कांस्टेंट फोर्सेस के लिए आप सिंपल ग्राफ ले लें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स या f cos ऑफ थीटा का ग्राफ लें, आपको वर्क मिलेगा। अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स है देन आपको जो पूरा ग्राफ है उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह के हर एक पैच के अंदर जो वर्क है, हर एक पैच के अंदर जो फोर्स है वो आपको कांस्टेंट मिले, ताकि आप जो फार्मूला है W = FD cos ऑफ थीटा उसको आप अप्लाई कर सकें और इसकी मदद से आप पहले में से वर्क एलिमेंट निकाल सकें, फिर दूसरे में से, फिर तीसरे में से, ऐसे करते करते तमाम जो डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क निकाल सकें। फिर तमाम वर्क्स को आपस में ऐड कर दें तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क मिलेगा। होप सो ये लेक्चर आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है और तो आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।